11th। एज यू ऑल नो कि कल हमने चैप्टर 1 में द लिविंग वर्ल्ड में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट है करंटली, जिनका डाटा डेटा हमारे पास है। प्लस हमने पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर क्या है और नॉमेनक्लेचर करना क्यों ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों ज़रूरी है, और नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। एंड देन हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स को जो साइंटिफिक नेम मिलता है वो आईसीबीएन के रूल्स के हिसाब से मिलता है, और एनिमल्स को जो साइंटिफिक नेम मिलता है वो आईसीजेडएन के हिसाब से मिलता है। फिर हमने ये देखा कि जो साइंटिफिक नेम है वो 2 हैं, 2 वर्ड से मिलके बना होता है या 2 कंपोनेंट्स होते हैं साइंटिफिक नेम के, जिसकी वजह से हम साइंटिफिक नेम देने को हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। अब जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें पहला नाम जेनेरिक नेम होता है जिसे हम जीनस बोलते हैं, और दूसरा नाम स्पीशीज़ होता है जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था किसने, कार्लस लीनियस ने। हमने इसमें एक एग्जाम्पल भी लिया था मैग्नीफेरा इंडिका का, कि एक साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का। हमने ये भी पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम देना क्यों जरूरी है, वाई। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, देखो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट होते हैं, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्लास। तो इन्होंने कहा है कि अदर रूल्स अदर रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, कि अदर रूल्स का मतलब है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो साइंटिफिक नेम है वो 2 कंपोनेंट से बना है, एक जीनस और एक स्पीशीज, राइट। अब हम आगे और अदर रूल्स पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर अच्छे से साइंटिफिक नेम देने के लिए उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सी सबसे पहला क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि वो किस में कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, और फॉन्ट कैसा होना चाहिए उसका, इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि उनके ओरिजिन से मैटर नहीं करता है कि वो हम इटैलिक्स में इसलिए लिख रहे हैं उसके ओरिजिन की वजह से, लैटिन में नहीं। वो साइंटिफिक नेम्स का ये रूल्स बना दिया है कि उसको इटैलिक्स फॉन्ट में लिखेंगे और लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नोमेनक्लेचर का रूल ये है कि उसको लैटिन में होगा और इटैलिक्स में लिखा जाएगा। क्लियर। दूसरा रूल क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है, बायोलॉजिकल नेम का मतलब यहाँ है साइंटिफिक नेम। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है क्या, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। ठीक है, ओके। अब तीसरा रूल क्या है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जो दोनों वर्ड है साइंटिफिक नेम में, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, जब हम उन्हें हाथ से लिखेंगे तो वो अलग अलग अंडरलाइन होने चाहिए, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में कर रहे हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज या राइटिंग है तो वो किस में रिटन होने चाहिए, इटैलिक्स में, टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, राइट। आगे देखते हैं, फोर्थ है द वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो जीनस का वर्ड है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज का कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका के एग्जांपल देख सकते हैं। अभी मैं इसको एक नाम लिख के पूरा दिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अब साइंटिफिक नेम ये तो नॉर्मल है, आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कहें कि पूरा साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे, तो नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। तो इसके बाद साइंटिफिक नेम के बाद किसका नाम आना चाहिए, जिस ऑथर ने वो नाम दिया है। जैसे मैंगो का नाम दिया था कार्लस लीनियस ने, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया मैग्नीफेरा इंडिका लिन, और एक इसमें होगा एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा। अब देखो इसको समझते हैं। देखो जितने भी रूल्स इन्होंने दिखाए हैं क्लास, इनको यहाँ समझते हैं। देखो अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते जाना कि सबसे पहला रूल क्या है, कि 2 नाम होंगे, साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिन में होगा या इटैलिक्स में लिखा होगा, लेकिन अगर वो आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, प्लस
ठीक है, और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि 2 कंपोनेंट होंगे जेनिस, जीनस और स्पीशीज़। आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आप इसकी टेंशन मत लेना, बहुत ईज़िली समझ आएगा आपको। तो जैसे कि ये हो गया, मैंगो का नाम ले लेते हैं। मैंगी, मैंगीफेरा इंडिका। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो 2 नेम हो, 2 वर्ड होंगे, ठीक है? एक मैग्नीफेरा, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट इंडिका। अब जो मैंगीफेरा है ये क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीशीज़ है। रूल हो गया फॉलो। अब अगर और दूसरा रूल क्या है कि जो जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, और स्पीशीज़ का स्मॉल से ही स्टार्ट होगा पूरा, ठीक है? पहला रूल हो गया क्लियर कि 2 कंपोनेंट होंगे, दूसरा रूल हो गया कि पहला वर्ड जीनस का कैपिटल होगा और दूसरे बाकी स्मॉल, और स्पीशीज का वही पहला वर्ड क्या होगा? स्मॉल से पहले लेटर से पहले लेटर स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर? नाउ तीसरा रूल क्या है कि अगर ये हैंड रिटन होगा तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होगा, सेपरेटली। बहुत बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैनगी फेरा। अब इसमें नीचे जी आ गया, एफ आ गया, तो वो ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं कि ये गलत है। आपको पूरा ऐसे अंडरलाइन करना है ये, मैनगी फेरा, और इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है ये, ठीक है? तीसरा रूल भी हो गया। अब फोर्थ रूल क्या है कि अगर कि जिस साइड, अगर हम हमें ये देखो, आप एग्जाम में इतना लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कहा जाएगा अगर कि मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखिए, या हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम लिखिए, या वीट का लिखिए, ठीक है? तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर ये भी बोलते कि ऑथर के साथ लिखिए कि किसने ये साइंटिफिक नेम दिया था, तो जैसे ये मैग्नीफेरा इंडिका दिया था, ठीक है, किसने? कार्लस लीनियस में, कार्लस लीनियस ने। तो हम इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म लिखेंगे, किसकी? उसकी साइंटिस्ट की, ठीक है? तो आप लिखेंगे LINN, लिन, फुल स्टॉप, ठीक है? यानी कि ये अच्छे से, और अच्छे से लिख के दिखाऊं तो देखो, मैंगीफेरा इंडिका लिन, लीनियस ने दिया था, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है? ये अंडरलाइन होगा सेपरेटली। ये एकदम करेक्ट फॉर्म है साइंटिफिक नेम लिखने की, ठीक है? एक सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसके? नॉमेनक्लेचर के, कि हमें ऐसे देना है। अभी देखो आप इसमें से समझ लो, आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए। बाकी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी वो बहुत बहुत ईज़ी वे में है, ठीक है? आपको बहुत ईज़िली चैप्टर समझ में आ जाएगा विदिन 15 मिनट्स, ठीक है? तो आई विल प्रोवाइड यू हैंड रिटन नोट्स। ओके? आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नेम लिखना आ गया, समझ आ गया आई होप। एक सेकंड, ठीक है? तो मैग्नीफेरा इंडिका का पूरा साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं समझ आ गया। इसका जो पूरा साइंटिफिक नेम है वो ये है, एकदम करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट वे है साइंटिफिक नेम को लिखने का। आगे देखते हैं। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessarily to devise some means to make this possible. This process is classification. अब देखो ये कह रहे हैं कि अब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अकेले हर ऑर्गेनिज्म की अकेले स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इन्होंने इसका ईज़ी मेथड निकाला कि इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है? अब अगर हम कहें कि इस ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करिए, कुछ हरा-हरा सा दिखता है, स्टेम है, रूट है, इस ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करिए, और एक इंसेक्ट्स है उसको दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले उनको कैटेगराइज़ कर लेंगे कि इंसेक्ट्स हैं, ये प्लांट्स हैं। तो कैटेगरी कर बना के या उनको क्लासिफाई करके पढ़ना ईज़िली होता है। अब सिंपल सी बात को सिंपल सी बात सोचिए कि जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है? स्कूल में अगर कहें कि सारे नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सबको पढ़ाएँगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि जो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, वो बड़े बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है? उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टर, उनका नेचर सब कुछ अलग है, या उनका आईक्यू लेवल सब अलग है, छोटे बच्चों का अलग है, तो इकट्ठे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं वो, इसके लिए स्कूल में क्या करते हैं, कैटेगरी क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं, स्कूल है भई, ये छोटी क्लासेस होंगी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, ठीक है? और ये हायर क्लासेस होंगी 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है? तो अब इसमें भी क्लासिफाई कर दें कि ये जो रूम है ये 12th क्लास के लिए अलॉट है, ये 11th क्लास के लिए अलॉट है, ये 10th के लिए, 9th के लिए, तो क्लासिफाई कर दिया। अब टीचर को क्या होगा, ईज़ी होगा पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है ताकि हम ईज़िली उस ऑर्गेनिज़्म के बारे में पढ़ सकें, ठीक है? तो आगे देखते हैं कैसे लिखा है इसमें, एक सेकंड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। वही जो अभी मैंने बताया कि हम कन्वीनिएंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि हम उसके उनके जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हरा हरा सा ऊपर से दिखता है, नीचे से ब्राउन, बीच से ब्राउन ब्राउन दिखता है, और जो नीचे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वो अर्थ के अंदर, तो ये हो गए प्लांट्स। अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो धरती पे घूम रहा है, बहुत छोटा सा है, वो हो गया इंसेक्ट। एक बड़ा-सा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आईक्यू है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, हो गए ह्यूमन। तो हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? उनके ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर। अब इसमें एक एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल वी ईज़िली रिकॉग्नाइज़ ग्रुप सच एज़ प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट, हम ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज़ टर्म, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, ठीक है? कहीं न कहीं हम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को रिज़ेम्बल कर पाते हैं। हमारी आँखों में इमेज बन जाती है। जैसे अगर हम डॉग के बारे में बात करते हैं, डॉग के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में डॉग की ही इमेज बनेगी, ना कि कैट की इमेज बनेगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब वही सेम चीज़ है कि अगर जैसे आप चाहे मैमल्स के बारे में सोचो, जैसे मैमल्स के बारे में सोचते हैं, तो मैमल्स के बारे में सोचने के से क्या आता है कि उनके एक्सटर्नल ईयर्स है, बॉडी हेयर्स है। ठीक है? तो जो हम वर्ड्स ऐसे होते हैं, कहीं न कहीं क्लासिफिकेशन हमें ये हेल्प कर देता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर और कैटेगरी की बात करें, तो उसके फीचर्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है? मैमल्स में कि भई ऐसा होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, साइंस स्टूडेंट्स की बात करें, राइट? ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो हमारी दिमाग में इमेज बनने लगी कि हाँ, उसकी ग्रीन लीव्स होंगी, स्टेम होंगी, एक जगह पे स्टैंड होगा, या पॉट में होगा, या बड़ा होगा, छोटा होगा, जो भी है। ठीक है? लाइकवाइज ऐसे ही इन प्लांट्स इफ वी ट्राई ऑफ व्हीट, अब हम व्हीट के बारे में अगर सोचेंगे अपने दिमाग में, तो हमारे दिमाग में व्हीट की इमेज आएगी, राइस की नहीं आएगी। ठीक है? तो ये सब क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज है हमारी स्टडी के लिए। और इन्हीं कैटेगरीज को साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिया, एक साइंटिफिक टर्म दिए इन कैटेगरीज को। इन देखो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज, और अगर साइंस की टर्म्स में बोले या साइंटिफिक टर्म में बोले, तो इनको बोला जाता है टेक्सा। टेक्सा यानी कैटेगरीज। अब अगर सिंगल एक कैटेगरी है, यानी कि देखो, कैटेगरीज, कैटेगरीज यानी टेक्सा, और एक कैटेगरी है यानी टेक्सॉन। ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. अलग अलग लेवल्स पे वो क्या करते हैं, कैटेगरीज को दिखाते हैं। क्या, टेक्सा, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आती है एक टेक्सा में। ठीक है? प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट्स का भी एक अपना टैक्स है, वीट का भी टैक्स है, मैमल्स का, एनिमल्स का, सबके अपने अपने टैक्स होते हैं। आगे हम देखेंगे, अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है? बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। अब जैसे जानते हैं आपकी डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल्स क्या है, सारे मैमल्स क्या है, एनिमल्स है भाई। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्स एट डिफरेंट लेवल। लेकिन मैमल्स और एनिमल्स ये सब क्या है, अलग अलग टैक्सा में अलग अलग क्या दिखाती हैं, अलग अलग लेवल्स दिखाते हैं। ठीक है? जो जीनस ह्यूमन का है, ह्यूमन भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, जो जीनस ह्यूमन का है वो डॉग का नहीं हो सकता है। ठीक है? इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. को, इस क्लासिफिकेशन को प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी।
ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। अब ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम कहीं ना कहीं उनके एक्सटर्नल फीचर्स पे, इंटरनल फीचर्स पे, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंटल प्रोसेस पे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, इकोलॉजी यानी किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, बेसिस है मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज की, ठीक है। अब देखो आगे के लिखा है हैज द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन, वही आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उसका बिहेवियर, नेचर, इन सब के बारे में आइडेंटिफाई करना, किससे मैच कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास या हम जानते हैं जिससे इस ऑर्गेनिज्म की जिसकी हमने आइडेंटिफाई करा है उसको, यहाँ जिसको हमने ढूंढा है उसके कैरेक्टर्स मिलते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर, फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में कि क्लासिफिकेशन में किस कैटेगरी में आ रहा है, एंड देन हम उसका क्या करते हैं, नेम रखते हैं। ये क्या है, प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का प्रोसेस है। एक सेकंड ग्लास। अब देखो आपको थोड़ा और इजी वे में समझा देती हूँ मैं। ये तो था वैसे कि अभी जो आपने रीड करा, अब देखो आपको और ऐसे तरीके से समझाती हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जिस तरह के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ बहुत इजीली, क्योंकि 11th क्लास हल्का सा आपको मुश्किल पड़ता है स्टार्टिंग में, एकदम से 10th के बाद लेवल चेंज होता है इसलिए। एक सिंपल सी चीज देखनी है आपको कि नॉर्मली, अगर हम नॉर्मली की बात करें, नॉर्मली स्पोकन, नॉर्मली स्पोकन, ये आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेगा, कर देगा। नॉर्मली स्पोकन और साइंटिफिकली स्पोकन। नॉर्मली स्पोकन, साइंटिफिकली स्पोकन, किसके बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की मतलब कि, हायरार्की का मतलब है एक सीक्वेंस है स्टेप्स का, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप बाद में हो एक स्टेप पहले हो, प्रॉपर सीक्वेंस है। एंड साइंटिफिकली इसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ओके। आगे देखिए, तो क्लासिफिकेशन नॉर्मली स्पोकन है, साइंटिफिकली स्पोकन हम बोलते हैं दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ईच स्टेप इन कैटेगरी, जो कैटेगरी का ईच स्टेप है, ईच स्टेप इन कैटेगरी, ईच हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, किसमें, क्लासिफिकेशन के हर एक स्टेप को बोलते हैं हम क्या, कैटेगरी, क्लियर। और साइंटिफिक टर्म्स में हम हर एक स्टेप को बोलते हैं क्या, टेक्सोन, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सारी कैटेगरीज को, ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज को हम इकट्ठा मिला के क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। वही साइंटिफिक टर्म में हम बहुत सारी कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, टेक्सा। और टेक्सा मिलके क्या बनाते हैं, जैसे इसमें हम बोलते हैं कैटेगरीज और इसमें बोलते हैं टेक्सा, और बहुत सारे टेक्सा मिलके क्या बनाते हैं, टेक्सोनोमिक, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ओके। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, और साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब सीक्वेंस होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सीक्वेंस मतलब अगर कोई चीज 2 नंबर पे आएगी तो 2 पर ही आएगी, 1 पे आएगी तो वो 1 पर ही आएगी, पहले स्टेप पे ही आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि पहले चिल्ड्रन होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन से पहले ओल्ड हो जाए या ओल्ड से पहले यंग आ जाए।
ओल्ड मतलब यंग से पहले बोल डालें, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। ओके? हाँ, तो देखो इसमें नॉर्मली स्पोकन क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकली साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की और नॉर्मली हम क्या हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं कैटेगरी और साइंटिफिक टर्म में उसको बोलते हैं हम टैक्सॉन और फिर हम बोलते हैं बहुत सारी कैटेगरी को बोलते हैं कैटेगरीज और इसमें बोलते हैं टैक्सा। अब बहुत सारी कैटेगरीज मिलके क्या बनाती है हायरार्की ऑफ स्टेप्स और क्या कहलाती है हायरार्की ऑफ स्टेप्स। वहीं बहुत सारे टैक्सा मिलके क्या बनाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आई होप अब ये आपको चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं ये टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू ह्यूमन बींग्स हैव always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms particularly with reference to their own use। यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। टैक्सोनॉमी क्या है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है क्योंकि ह्यूमन बींग्स शुरू से ही इंटरेस्टेड था ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए किस लिए ताकि वो अपनी ताकि उसका कोई यूज हो उस चीज के लिए। ठीक है, ताकि वो एनी ऑर्गेनिजम्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके अपने यूज के लिए उनके बारे में जानने के लिए अ, हमेशा से ही क्या रहा है इंटरेस्टेड रहा है। जो पहले के टाइम थे अर्ली डेज में जो ह्यूमन बींग की नीड क्या थी कि भाई रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फूड क्लोथिंग शेल्टर ये सब मिल जाए। रोटी कपड़ा और मकान ये पहले लोगों की क्या थी कि बेसिक नीड्स थी। तो उस हिसाब से रिसोर्सेज ढूंढते उस हिसाब के ऑर्गेनिजम्स को देखते थे। ठीक है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन भी था वो लेकिन वो किस पे था यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब भी यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म है लेकिन अब एडवांस लेवल पे है। पहले नॉर्मल नीड्स थी अब और भी बहुत सारी नीड है। लग्जरी भी चाहिए भाई, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलता है राइट। आगे देखते हैं। Human beings since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities। वो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म और उनकी वैरायटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं था शुरू से बट उसके साथ साथ और क्या था बट ऑल्सो विद द रिलेशनशिप अमंग देम। ये भी उसमें ये भी इंटरेस्ट था कि इनका रिलेशनशिप कैसे है यानी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है या कैसे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे जो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कैट है। जो कैट है कैट जो है वो लायन से कैसे लिंक कर रही है या जो नए ऑर्गेनिज्म है वो पुराने ऑर्गेनिज्म से कैसे लिंक कर पा रहे हैं या जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि पहले डायनासोर्स थे तो डायनासोर से रेप्टाइल्स कैसे लिंक कर पाते हैं राइट। तो ये सब उनके फॉसिल्स से क्या सिमिलैरिटी मिलती है और तो देखो आगे क्या लिखा है दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है क्लास, तो सिस्टमैटिक्स क्या है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है सिस्टमा। इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब है सिस्टमैटिक मतलब कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स systematically। ठीक है, the word systematics is derived from Latin word systema which means systematic arrangement of organisms। क्लियर, तो देखो क्या तो सिस्टमैटिक्स क्या है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टडी ऑफ रिलेशनशिप स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज सिस्टमैटिक्स। आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं बाकी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लीनियस। लीनियस कौन कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरई एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अब कार्लस लीनियस ने बुक लिखी थी पब्लिश किया था उसको और उसका नाम था क्या सिस्टमा नेचुरई।
ओके। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। बाद में इसका स्कोप बढ़ता गया, क्या करने के लिए कि भाई कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, कोई नया छोटा सा प्लांट मिला है, कोई नया ऑर्गेनिज्म किसी फॉरेस्ट में मिला है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसको आइडेंटिफी सबसे पहले क्या, उसके कैरेक्टर्स देखने के लिए कैरेक्टर्स ढूंढे, फिर उसको क्या करा, आइडेंटिफाई करा, क्लासिफाई करा, एंड देन नाम दिया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। देखो क्लास, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब देखो, जैसे आप देखते हैं कि पहले क्या था, ह्यूमंस जो थे वो थोड़ा मंकी टाइप दिखते थे, ठीक है? तो ह्यूमंस पहले कैसे दिखते थे? मंकी टाइप्स दिखते थे। उनका आज भी 99.9% डीएनए मैच करता है, ठीक है? तो मंकी टाइप दिखते थे और अब वो बिल्कुल ह्यूमन से एकदम अलग दिखते हैं। तो ये क्या हुआ? इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो इस रिलेशनशिप, ये जो कि भई कैसे वो ऐसे बन गए, या क्या-क्या बीच में चेंजेस आए जिसकी वज़ह से ये ऐसे हुए, या फिर जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स क्यों खत्म हो गए और उनका जो नए ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनसे क्या लिंक है, वो आप 7 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सॉरी, 12th क्लास में 6 चैप्टर 12th क्लास के आप 6 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है? तो सिस्टमैटिक्स आज अब करंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं हम ऑर्गेनिज़म्स में, ताकि उनमें आगे चल के और क्या इवोल्यूशन होने वाले हैं। कहीं न कहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होती है इसमें कि आगे चल के ये चेंजेज़ आने वाले हैं, क्योंकि इवोल्यूशन कंटिन्यू हमेशा रहता है। ठीक है? तो सिस्टमैटिक्स क्या होती है? इवोल्यूशनरी अकाउंट रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म्स, राइट? आगे आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, ओके? आपको मैं हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको रीड करने के बाद आप नोट्स पढ़ोगे और फिर से पढ़ पढ़ के देखोगे, तो आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाओगी और आप कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।